नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हिमांशु गौड़, डॉक्टर गौड़ ऑर्थो शोल्डर क्लिनिक, सुखदेव विहार, नई दिल्ली से। तो दोस्तों, आज हम एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ऑलरेडी हमने इसके कई वीडियो बनाए हुए हैं, पर आज हम थोड़ा सा आपको इसका मेडिकल एस्पेक्ट बताएंगे। थोड़ा सा हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी है मेडिकल, उसको लेकर हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो ये टॉपिक है ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि अगर हम बोले तो ऑस्टियो का मतलब बोन, पोरस का मतलब खोखली हो रही है, यानी कि हमारी हड्डी खोखली क्यों होती है, ऑस्टियोपोरोसिस आखिर हमें होता ही क्यों है। तो इसके बारे में हम इसको मेडिकल लैंग्वेज में समझेंगे कि भाई इसका क्या चीज़ है कि हमें पैथोलॉजी है कि हमको ये ऑस्टियोपोरोसिस होना ही होना है, होता ही है। तो इस पे कई सारे इसके कारण हैं, तो हम प्रमुख कारण के बारे में बात करेंगे। तो रिस्क फैक्टर्स होते हैं ऑस्टियोपोरोसिस होने के, हड्डी खोखली हो रही है। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि ये ऑस्टियोपोरोसिस में कौन सी सेल्स काम करती हैं, किस सेल्स की कमी या बढ़ने से घटने से होता है। तो हमारी बॉडी में जो बोन्स फॉर्मिंग सेल्स होती हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स। ऑस्टियोब्लास्ट का मतलब क्या है? जो बोन फॉर्मिंग सेल्स है, यानी कि जो हड्डी को बना रही है, वो वाली कोशिकाएं होती हैं। और एक होती है ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट का मतलब क्या होता है? जो हड्डी को गला रही होती है, यानी कि बोन का रिजॉर्प्शन हो रहा है। तो एक तो बोन को बना रही है, वो ऑस्टियोब्लास्ट है, और एक हड्डी को गला रही है, यानी कि बोन को रिजॉर्ब कर रही है, तो उसको हम बोलते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। तो ब्लास्ट और क्लास्ट दो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं हमारी हड्डियों में। तो जैसे जैसे जब हम यंग एज में होते हैं, यानी कि जब हमारी ग्रोइंग एज है, यानी कि जब हम छोटे बच्चे थे, तो उस समय हमारी सबसे ज़्यादा, क्योंकि हमारा शरीर बढ़ रहा होता है, हाइट बढ़ रही होती है, तो उस समय हमारी सबसे ज़्यादा जो सेल्स होती है ऑस्टियोब्लास्ट सेल होती है, बोन फॉर्मिंग सेल्स, जो हड्डी को बना रही होती है। तो वो वाली कोशिकाएं हमारी सबसे ज़्यादा होती है। और जैसे जैसे हम मिडिल एज पे पहुंचते हैं, यानी कि बीच की एज में पहुंचते हैं, तो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स और जो ऑस्टियोक्लास्ट, जो हड्डी को गलाने वाली कोशिकाएं, वो जो है ऑलमोस्ट बराबर हो जाती है मिडिल एज में, मध्यम आयु में। मध्यम का मतलब क्या है? जब आपकी एज 30-35 के अराउंड हो गई। लेकिन उससे पहले हमारी सबसे ज़्यादा सेल्स कौन सी थी? ऑस्टियोब्लास्ट, हड्डी को बनाने वाली, और गलाने वाली ऑस्टियोक्लास्ट सबसे कम थी। लेकिन जब हम मिडिल एज में आए, बीच की उम्र में आए, जब 35 की उम्र में आए, तो हड्डी बनाने वाली सेल्स, मतलब कोशिकाएं हमारी, और हड्डी को गलाने वाली कोशिकाएं दोनों बराबर हो जाती है ऑलमोस्ट, है ना, यानी कि दोनों बैलेंस है। तो तब भी हमारी हड्डी खोखली नहीं होती, क्योंकि दोनों कोशिकाएं बराबर है, बना भी रही है, वो गला भी रही है, लेकिन बराबर है। कुल मिला के नेट रिजल्ट जो है हमारा, बोन हमारी स्ट्रांग है। लेकिन जब हम 35 से आगे जाना शुरू करते हैं, यानी कि जब हम 40 की एज में आए, 45, 50, 55, 60, 65, 70, जब इस एज पे हम आना शुरू करते हैं, तो क्या होता है? धीरे धीरे करके ऑस्टियोब्लास्ट, यानी कि जो हड्डी बनाने वाली कोशिकाएं थी, वो धीरे धीरे नंबर में कम होने लगती है, यानी कि उनकी संख्या कम होने लगती है, हड्डी बनाने वाली कोशिकाओं की। और जो हड्डी गलाने वाली कोशिकाएं, जो ऑस्टियोक्लास्ट हमने बोला, जिसका नाम है ऑस्टियोक्लास्ट, जो हड्डी गलाने वाली कोशिकाएं, वो धीरे धीरे क्या होने लगती हैं? बढ़ने लगती है, ऊपर की तरफ जाने लगती है, उनकी संख्या बढ़ने लगती है। और बनाने वाली, जो हड्डी को बनाने वाली कोशिकाएं थी, उनकी संख्या घटने लगती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी हड्डी जो है अंदर से क्या होने लगती है? खोखली होने लगती है, पोरस होने लगती है। तो इसकी वजह से क्या होता है? हमारी हड्डियां काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। अब जब हड्डी कमज़ोर हो जाएगी, अगर आप जरा सा भी फिसल गए, तो क्या होगा? हड्डी आपकी टूट सकती है, यानी कि फ्रैक्चर हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा खतरा हो जाता है कि आपने देखा भी होगा, 50-55 की उम्र में जरा सा स्लिप हुए, पता चला कूल्हे की हड्डी टूट गई, हिप का फ्रैक्चर हो गया। जरा सा वो हुआ, पता चला कि रीढ़ की हड्डी अपने आप ही पिचक गई। उसकी वजह से क्या होता है? बहुत से लोग कहते थे ना कि सर वो कमर पीछे की तरफ झुक गई, उसे बोलते थे कुबड़ आ गया। तो पीछे की तरफ से कमर ऐसे आगे की तरफ ऐसे झुक जाते हैं, तो ये भी हो जाता है। तो उसमें क्या होता है? हमारी रीढ़ की हड्डी पिचकनी शुरू हो जाती है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि हम तो गिरे नहीं, हमारी हड्डी क्यों पिचक गई? क्योंकि हड्डी पर दबाव पड़ रहा है, रीढ़ की हड्डी पर, तो वो पिचकना शुरू हो जाती है। उसको भी हम फ्रैक्चर ही बोलते हैं। तो कई मरीज हमारे पास आते हैं, वो बोलते हैं कि सर हम तो कहीं गिरे नहीं, हमारे फ्रैक्चर कैसे हो गया? तो अगर रीढ़ की हड्डी आपकी पिचक रही है, तो उसको फ्रैक्चर ही बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अपने दिमाग में बिठानी है कि ये जो है ऑस्टियोपोरोसिस
जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो इसके होने के खतरे बहुत ज़्यादा हैं और ये एक सामान्य प्रक्रिया है, ये सबको होता है। बस ये है किसी को थोड़ा जल्दी हो जाता है, किसी को थोड़ा देर में होता है, किसी को 70 साल की उम्र में हुआ, किसी को 60 साल की उम्र में हुआ, किसी को पता चला 40 की उम्र में हो गया। अब सवाल ये आता है कि कम उम्र में हमें हड्डी हमारी खोखली क्यों कैसे हो सकती है? तो इसी के कुछ कारण हैं, यानी कि कुछ खतरे हैं, रिस्क फैक्टर्स बोलते हैं। इनकी वजह से कम उम्र में भी आपको हड्डी आपकी खोखली हो सकती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है। पहला, अगर आप ड्रिंक करते हैं, ड्रिंक का मतलब अल्कोहल लेते हैं, शराब पीते हैं, तो इससे हमारी जो है कोशिकाएं जो है जो हड्डी को गलाने वाली है और हड्डी को बनाने वाली कोशिकाएं हमारी क्या होंगी? कम होनी शुरू हो जाएंगी, गलाने वाली कोशिकाएं बढ़ने लग जाती है। तो शराब हमको नहीं पीना चाहिए। तो शराब पीने से सबसे ज़्यादा ऑस्टियोपोरोसिस होने के, अगर लॉन्ग टर्म में आप शराब पी रहे हैं लंबे समय तक, तो ऑस्टियोपोरोसिस होने के सबसे ज़्यादा खतरा है। स्मोकिंग, धूम्रपान, इससे भी खतरा है। इसके अलावा थायराइड मेडिकल कंडीशन है, किसी को थायराइड है लंबे समय तक तो उसमें ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है। किसी को शुगर है लंबे समय तक, शुगर के पेशेंट में भी ऑस्टियोपोरोसिस का बहुत ज़्यादा खतरा है। और अगर आप अपनी डाइट में कैल्शियम या विटामिन डी नहीं लेते हैं शुरू से, तो उससे भी हो सकता है। कई मरीजों में ये बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि हम तो कैल्शियम विटामिन डी खा रहे हैं, हमको ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होगा। बहुत गलत जानकारी है ये। अगर आप कैल्शियम या विटामिन डी भी खा रहे हैं, उससे आपकी जो कोशिकाएं हैं, यानी कि हड्डी को बनाने वाली कोशिकाएं, हड्डी को गलाने वाली कोशिकाएं, उनमें कोई अंतर नहीं आना है कैल्शियम विटामिन डी खाने से। तो कई मरीजों का कैल्शियम विटामिन डी ठीक आ रहा होता है, उसके बाद भी उनको ऑस्टियोपोरोसिस होता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि ये ना सोचें कि हमारे खून में तो कैल्शियम विटामिन डी सही है तो हमारी हड्डी मजबूत है। ये बहुत गलत जानकारी है। तो अगर आपकी कोशिकाएं जो हड्डी को बनाने वाली हैं वो अगर कम हो गई हैं और हड्डी को गलाने वाली कोशिकाएं बढ़ गई हैं, तो विटामिन डी या कैल्शियम से इससे कोई लेना देना नहीं है कोशिकाओं का। तो ये दिमाग में आपको रखना है। अब आते हैं कि इसके अलावा और क्या रिस्क फैक्टर है। एक एज, अगर आपकी उम्र बढ़ रही है, ठीक है, तो वो अपने आप में रिस्क फैक्टर हो जाता है, यानी कि हड्डी खोखले होने के खतरा बढ़ जाता है उम्र बढ़ने से। तो इसको तो हम रोक नहीं सकते उम्र बढ़ने को, ठीक है। और इसके अलावा और क्या हो सकता है? जंक फूड खाना, उल्टा सीधा खाना खाना, उससे भी ऑस्टियोपोरोसिस होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स पीना, उससे ऑस्टियोपोरोसिस के बहुत ज़्यादा चांसेस है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन होती हैं जैसे स्टेरॉइड्स, कुछ मेडिकल कंडीशन ऐसी हैं जिसके लिए किसी मरीज को स्टेरॉइड्स ले रहे हैं लंबे समय तक, या इनहेलर ले रहे हैं अस्थमा वगैरह का, उससे भी ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस है। किसी को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं तो वो उसके लिए मिर्गी की दवाई ले रहे हैं, सीजर्स के दौरे पड़ते हैं, उससे भी ऑस्टियोपोरोसिस होने के बहुत चांसेस हैं। तो ये कुछ दवाइयाँ हैं जिनकी वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। अब आते हैं कि इसका इलाज क्या है। तो ऑस्टियोपोरोसिस का जो इलाज है, इसमें 2 इंजेक्शंस लगते हैं। एक इंजेक्शन तो वो होता है जो हड्डी को बनाता है, तो ऑस्टियो उसको बोलते हैं जो हड्डी को बनाता है, तो वो इंजेक्शन होता है बोन फॉर्मिंग, यानी कि हड्डी को बना रहा है। तो यानी कि उसमें बोन जो है हमारी बन रही है, तो यानी कि वो ऑस्टियोब्लास्ट, वो वाली कोशिकाओं को आगे कर देता है, उनके नंबर को बढ़ा देता है ये जो हड्डियों को बनाती है। ऑस्टियोब्लास्ट वाली कोशिकाओं को ये बढ़ा देता है, उनकी सेल्स को बढ़ा देता है। तो एक तो वो वाला इंजेक्शन लगता है, और एक दूसरा इंजेक्शन कौन सा लगता है? जो हड्डी को गलाने वाली कोशिकाएं, उनको वो नीचे कर देता है, यानी कि ऑस्टियोक्लास्ट। तो हड्डी बनाने वाली कोशिकाओं को तो ऊपर कर देता है एक इंजेक्शन, और दूसरा इंजेक्शन जो होता है वो हड्डी को गलाने वाली, यानी कि बोन रिजॉर्प्शन वाली कोशिकाओं को वो नीचे करता है, सप्रेस करता है। तो अगर हम ये दोनों कोशिकाओं को, यानी कि बनाने वाली कोशिकाओं को, तो हड्डी को बनाने वाली कोशिकाओं को तो आगे बढ़ाते हैं, ऊपर बढ़ाते हैं, यानी कि उनकी संख्या बढ़ाते हैं, हड्डी को गलाने वाली कोशिकाओं की संख्या कम कर देते हैं। तो अगर ये 2 इंजेक्शंस हमारे लगते हैं तो हमें ऑस्टियोपोरोसिस जो है हमारा जो है वो धीरे धीरे करके हमारा जो है नॉर्मल बोन की तरफ चला जाएगा, यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस हमारा खत्म हो जाएगा। धन्यवाद।